अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? जी, क्या हाल है हवाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबको मुबारक हो कि पीएमसी डिसॉल्व हो गई है। अब देखें क्या होगा, होप फॉर द बेस्ट। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ, अलबत्ता पीएमसी जो है डिसॉल्व हो गई है। बाकी मेरा ख्याल है कि सिलेबस वही रहेगा। जी टेस्ट तो अपने शेड्यूल पे ही होगा। नहीं नहीं, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। इनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अल्काइल रेडिकल के साथ कार्बोनाइल ग्रुप होगा, लेकिन एल्डिहाइड्स में कम से कम एक हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन लाजिम होगा, जबकि कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल होगा। ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ लाजिम हाइड्रोजन होगा, और कीटोन्स में दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल होंगे। दोनों अल्काइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल रेडिकल डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो सेम है। दोनों ही सेम जनरल फार्मूला जो है शो कर रहे हैं। दोनों का जनरल फार्मूला है CnH2nO। CnH2nO, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अभी हम देख लेते हैं इनका, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि दोनों का जनरल फार्मूला सेम है, CnH2nO। अच्छा, एल्डिहाइड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एल्डिहाइड्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं शुगर्स में, जैसे कि ग्लूकोज जो है, मेजॉरिटी जो शुगर्स हैं हमारे पास उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे कि ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है। और कुछ इसेंशियल ऑयल्स में भी एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन इसेंशियल ऑयल्स यूज्ड फॉर फ्रेग्रेंसेस।
जबकि ये जो हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है ये एक तो फ्रुक्टोज में प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ ये कैम्फर में प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज एंड कैम्फर। अच्छा, अब इस दोनों में, इसमें अल्काइल रेडिकल है और इसमें दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है, तो पहले हम एल्डिहाइड की एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हम एल्डिहाइड में, चूंकि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें पहले से कार्बन मौजूद है, तो लिहाजा अगर आपने एक कार्बन वाला मेंबर बनाना है तो अब आप आर की जगह एच भी पुट कर सकते हो। वैसे हम कहते हैं ना आर अल्काइल रेडिकल होता है, एक कार्बन वाला भी हो सकता है, दो कार्बन वाला भी हो सकता है, लेकिन इस केस में, एल्डिहाइड्स के केस में, हम आर की जगह एच पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन मौजूद है। तो अगर आपने पहली कार्बन वाला मेंबर बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो वो तो कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप से आ जाएगा, तो फिर आप उसके लिए अल्काइल रेडिकल की जगह एच पुट करोगे, तो ये हमारे पास एक कार्बन वाली एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है। इसी तरह अगर हम आर की जगह CH3 पुट कर दें तो ये एसिटल्डिहाइड होगा। ठीक है, और कीटोन्स में हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल है, तो ये दोनों अल्काइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ लगा दें मीथाइल, तो दैट इज मिथाइल कीटोन। ये मिथाइल कीटोन है, दैट इज एसीटोन। और इसको हम डायमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, जिस तरह हम ईथर्स को नेम देते हैं। उसी तरह अगर हम एक तरफ लगा दें मिथाइल और एक तरफ लगा दें इथाइल, तो इस तरह इसका नेम बनता है, अल्फाबेट ऑर्डर में इसका नेम बनेगा इथाइल मीथाइल कीटोन। अब आयुपैक नेम कैसे देना है, आयुपैक नेम हम दोनों का डिस्कस करते हैं जी। एल्डिहाइड के लिए आयुपैक नेम क्या होगा, तो एल्केन फैमिली में से आपने ई रिमूव करके एल ऐड करना है। तो ये हो जाएगा एल्केनल। एल्केन फैमिली में से ई रिमूव करके आपने एल ऐड करना, ही हो जाएगा एल्केनल। जबकि कीटोन्स के केस में क्या होगा, एल्केन फैमिली में से आपने ई रिमूव करना है और ओ एन ई ऐड करना है, एल्केनॉन। तो एक कार्बन वाली हमारे पास थी मीथेन, तो मीथेन से ये मेथानल है, फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास है जी मेथानल। दो कार्बन वाली इथेन से ये है एथानल। और ये तीन कार्बन वाली कीटोन, ये प्रोपेन से हमारे पास होगी प्रोपेनॉन। और ये फोर्थ कार्बन वाली ब्यूटेन से ब्यूटानॉन। अच्छा, एल्डिहाइड तो हमेशा टर्मिनल पर होगा। एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा टर्मिनल पर होगा, तो उसमें तो पोजीशन हमने बिल्कुल भी शो नहीं करनी क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन 1 है। लेकिन ये जो कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप है ये सेंटर में प्रेजेंट है। अब कम से कम 5 कार्बन चाहिए, फिर जाके हम पोजीशन जो है ना इस्तेमाल करेंगे कीटोन्स में। जैसे कि हमारे पास पेंटानॉन है, तो पेंटानॉन में या तो कार्बोनाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर होगा, या इसमें एक और पॉसिबिलिटी है कि या कार्बोनाइल ग्रुप थर्ड पोजीशन पर होगा। तो इसके केस में फिफ्थ कार्बन से पोजीशन देना लाजिम हो जाएगी, कीटोन्स में फिफ्थ कार्बन से पोजीशन देना लाजमी हो जाएगी। तो दिस इज 2 पेंटानॉन एंड दिस इज 3 पेंटानॉन। ब्यूटानॉन में अंडरस्टूड है, ब्यूटानॉन में अंडरस्टूड है कि वो पोजीशन 2 पे ही है। प्रोपेनॉन में भी अंडरस्टूड ही है कि वो पोजीशन नंबर 2 पर है, तो उसमें पोजीशन देना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन देखेंगे एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड की।
ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? HCHO। तो एक इसका लेबोरेटरी मेथड है और एक इसका इंडस्ट्रियल मेथड है। दोनों मेथड सेम है, बस कैटलिस्ट जो है वो डिफरेंट है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम चूंकि हमें पता है कि जब हम किसी प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो एल्डिहाइड बनती है। तो ये एक कार्बन वाली एल्डिहाइड है, तो इसके लिए हम एक कार्बन वाली अल्कोहल लेंगे, दैट इज मेथनॉल। तो मेथनॉल को हम रिएक्ट करवाएंगे, दो मेथनॉल के मॉलिक्यूल लेंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि बेसिकली ऑक्सीडेशन ही हो रही है। जो कैटलिस्ट है हमारे पास वो है आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का और साथ बनेगा वाटर। तो ये हमारे पास मिक्सचर बनेगा फॉर्मल्डिहाइड का, वाटर का, और कुछ मेथनॉल के वेपर्स अभी मौजूद हैं। कुछ मेथनॉल के वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए, उनके वेपर्स अनरिएक्टेड फॉर्म में अभी भी मौजूद हैं। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं फॉर्मलीन। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड बन रही है ये फॉर्मलीन मिक्सचर की फॉर्म में बन रही है। तो इस फॉर्मलीन में कितने परसेंट फॉर्मल्डिहाइड है? इस फॉर्मलीन में 40% फॉर्मल्डिहाइड है। और वाटर कितने परसेंट है? 52% वाटर है हमारे पास। और कुछ मेथनॉल के वेपर्स जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं अनरिएक्टेड फॉर्म में, वो है 8% मेथनॉल। तो इस मिक्सचर को हम कहते हैं फॉर्मलीन। अच्छा, यही मेथड, यही रिएक्शन जो है लेबोरेटरी मेथड में होगा, लेकिन कैटलिस्ट डिफरेंट होगा। (2CH3OH + O2). अब जो कैटलिस्ट है दैट इज प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिर्फ कैटलिस्ट चेंज हुआ है। तो ये हमारा लेबोरेटरी मेथड है। अब इसको फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है। हम इसको बना सकते हैं कैल्शियम फॉर्मेट से। कैल्शियम फॉर्मेट की हम कर दें डिस्टिलेशन, उसको हम हीट करें। जी हमारे पास है जी फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। तो हम H निकाल के कैल्शियम लगा रहे हैं, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस कैल्शियम फॉर्मेट को हम करेंगे हीट, यानी कि डिस्टिलेशन करेंगे। तो हमारे पास एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगी, दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का मेथड है। अब हम एसिटल्डिहाइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? एसिटल्डिहाइड को अगेन प्रिपेयर करने का जो मेथड है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड है। तो लेबोरेटरी मेथड में हम क्या करेंगे, चूंकि इसमें दो कार्बन है हमारे पास, तो इसके लिए हम दो कार्बन वाली अल्कोहल लेंगे, दैट इज एथेनॉल। एथेनॉल की हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगी। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। तो उसके हमने दो मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें से दो हाइड्रोजन निकाल दिए,
उसकी जगह एक कैल्शियम लगा दिया तो वो कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। जी, तो हम ले रहे हैं एथेनॉल CH3CH2OH। इसकी हम करेंगे ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, या पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ये अल्कोहल जो है ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगी। इसी तरह हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बाय कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट इन दोनों को हम रिएक्ट करवाएंगे तो भी हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनेगा। कैसे? यहां से हम लेंगे CH3CO और ये H ले लेंगे तो ये बन गया एक CH3CHO। इसी तरह यहां से लेंगे CH3CO और यहां से लेंगे H, ये दूसरा CH3CHO बन गया। तो दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए। पीछे क्या रह गया हमारे पास? कैल्शियम दो हैं और कार्बोनेट ये CO2 और ये 1CO3, ये CO2 और ये 1CO3, तो दो कैल्शियम कार्बोनेट बनेंगे साथ। कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनता है। इंडस्ट्री में हम इसको कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री में हम इसको बनाते हैं फ्रॉम इथाइलिन। हम इसको इथाइलिन की ऑक्सीडेशन कर देंगे तो इथाइलिन क्या है हमारे पास? इथीन। तो हम इथीन के दो मॉलिक्यूल लेंगे, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। कैटलिस्ट होगा हमारे पास पैलेडियम क्लोराइड एंड क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसको हम करेंगे हीट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये क्या होगा? हमारे पास दो एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के हमारे पास तीन मेथड थे। या तो आप एथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर दो, या कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को रिएक्ट करवा दो, और इंडस्ट्रियल मेथड क्या है कि आप इथीन की ऑक्सीडेशन कर दो और उससे बन जाएगी एसिटल्डिहाइड। इसी तरह आप एसीटोन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? अब हम प्रिपरेशन देखेंगे एसीटोन की। एसीटोन को हम बनाते हैं फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट। इसकी हम करेंगे डिस्टिलेशन कैल्शियम एसीटेट की। अब इसमें से आप एसीटोन निकालो। कैसे? CH3CO और ये CH3, ये बन गया एसीटोन CH3COCH3। पीछे क्या रह गया हमारे पास? CaCO3, साथ बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एसीटोन को प्रिपेयर करने का मेथड है कि आप कैल्शियम एसीटेट को जो है ना हीट करो, यानी कि उसकी डिस्टिलेशन करो, तो उससे एक बन जाएगी एसीटोन और साथ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, और कोई मेथड जिससे आपने एल्डिहाइड बनाई हो या कीटोन बनाई हो? तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स बनाने का एक और मेथड पढ़ा था। एक तो था हमारे पास ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। जब हम एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस करते हैं तब भी हमारे पास एल्डिहाइड बनती है, ओजोनोलाइसिस।
एल्कीन्स की हम कर रहे हैं ओजोनोलाइसिस। लेट से हम हमारे पास है जी इथीन, इथीन में हमने ओजोन ऐड किया, इथीन में हमने ओजोन ऐड किया तो क्या हुआ, ये सबसे पहले बनता है मोलोजोनाइड जो कि अनस्टेबल होता है। अक्रॉस द डबल बॉन्ड ये 3 ऑक्सीजन एटम अटैच हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मोलोजोनाइड। फिर ये मोलोजोनाइड अपने आप को रीअरेंज करता है, और जब ये अपने आप को रीअरेंज करता है तो ये चेंज हो जाता है एक और स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं ओजोनाइड। तो उसमें हमारे पास जब रीअरेंजमेंट होती है तो ये एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाती है और वो इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाती है यहां पर, और कार्बन कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। ये हमारे पास होता है ओजोनाइड। तो अगर हम इसमें ऐड कर दें जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या होगा, यहां पर यहां से इस तरह बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वो प्लेन है जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हमारे पास HCHO ये एक एल्डिहाइड बन जाएगी और ये HCHO ये दूसरी एल्डिहाइड बन जाएगी। तो हमारे पास 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पीछे ये एक ऑक्सीजन रह गई, ये एक ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन ले लेगा जिंक, क्योंकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये पॉइजनस होता है, तो जिंक इसमें से एक ऑक्सीजन लेके इसको दोबारा वाटर बना देगा। तो एक तो ये मेथड है कि आप ओजोनोलाइसिस करवा दो तब भी एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगी, इससे कीटोन्स भी बन सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपने एक और रिएक्शन पढ़ा था अल्काइंस की, अगर आप हाइड्रेशन कर दो, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड में आप वाटर ऐड कर दो तो हमारे पास इथाइन है। इथाइन में जब हमने वाटर ऐड किया था तो किसकी प्रेजेंस में किया था, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक के पास गया था H, एक के पास गया था OH, ये बना था विनाइल एल्कोहल। और फिर इस विनाइल एल्कोहल ने अपने आप को रीअरेंज किया, तो जब ये इसने अपने आप को रीअरेंज किया था तो ये बन गया था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो फिर ये एसिटल्डिहाइड बन गई। तो सिर्फ पहला मेंबर जो है अल्काइन का, पहला जो मेंबर है यानी कि 2 कार्बन वाला जो मेंबर है, सिर्फ वो एल्डिहाइड बना रहा है, बाकी सारे कीटोन्स बनाते हैं इसमें। इसी तरह आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दो बेंजीन की, एक और मेथड है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन में हम क्या ऐड करें, एसाइल क्लोराइड। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है किसकी, बेंजीन की, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है, AlCl3। तो ये एसाइल ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा, तो ये हमारे पास एसाइल बेंजीन बन जाएगी। तो ये बेसिकली कीटोन बनी है, ये क्या बनी है, कीटोन। अगर यहां पर हम R की जगह CH3 लगा दें तो ये एसिटोफिनोन है, तो ये हमारे पास एक कीटोन है। ठीक है, तो ये थे जी हमारे पास इनकी प्रेपरेशन, इनको प्रिपेयर करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स थे। तो हमने इनको प्रिपेयर किया अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से जो है ना वो हमारे पास एल्डिहाइड्स बन जाएंगी, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स बन जाएंगी। फॉर्मल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का मेथड पड़ा इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी दोनों, इसी तरह एसिटल्डिहाइड को
फिर हमने देखा कि हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस से, हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइंस की हाइड्रेशन से, और हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन ऑफ बेंजीन से। अब हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हाँ जी, चूंकि इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, बच्चों 1 मिनट, यहां पर अजान हो रही है, जरा अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। जी, तो अब हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी की। अच्छा, चूंकि इनमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है, और कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो कार्बन जो है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप पे, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पे कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो कार्बन का एक बॉन्ड ज्यादा हो जाएगा, तो कार्बन अपना एक बॉन्ड ऑक्सीजन से कम कर देगा, तो ऑक्सीजन को पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जाहिर बात है, ये जो ऑक्सीजन है ये किसी पॉजिटिव पार्ट को अपने साथ मिलाएगा, और बेसिकली वो पॉजिटिव पार्ट ज्यादातर हाइड्रोजन आयन ही होता है। तो पॉजिटिव पार्ट यानी कि हाइड्रोजन आयन जो है वो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ मिलके OH हो जाता है। तो इस तरह एक पूरा मॉलिक्यूल ऐड हो गया और डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और अटैक कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसीलिए इनके रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये कौन से रिएक्शंस शो करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, उस पर कौन अटैक करेगा? नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। और चूंकि पूरा मॉलिक्यूल ऐड होगा और डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो दैट्स वाई ये एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस।
अल्कोहल्स की सब क्लास नहीं है फिनोल, फिनोल तो एक अलग फैमिली है ना। मतलब अगर आप एराइल ग्रुप के साथ OH लगा रहे हो, अगर आप बेंजीन के साथ OH लगा रहे हो तो फिर वो फिनोल है। अगर आप अल्काइल रेडिकल के साथ OH लगा रहे हो तो फिर वो अल्कोहल है। जी, तो इनके रिएक्शंस को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एराइल ग्रुप कोई भी जो एरीन है, कोई भी जो एरीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कोई भी मेंबर है आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से जब भी आपने एक हाइड्रोजन निकाला है ना तो वो एराइल ग्रुप है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो एराइल ग्रुप है ना वो फिनाइल ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और एक होते हैं एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब बेस कैटेलाइज्ड में क्या होता है और एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अच्छा, बेस कैटेलाइज का मतलब है, बेस का मतलब है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका मतलब है यहां पर एक बेस कैटलिस्ट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। OH नेगेटिव एक बेस है, ये क्या करेगी? लेट से हमने जो रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाना है वो हमारे पास वो रिएजेंट है HNU। सपोज हमने HNU को रिएक्ट करवाना है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो अभी NU जो है ये पार्शियल नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास बेस है। अच्छा, ये बेस क्या करेगी? ये OH नेगेटिव यहां से हाइड्रोजन आयन को ले लेगा, तो यहां पर हेट्रोलिटिक फिशन हो जाएगी, तो ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। तो इस तरह ये वाटर बन जाएगा और इस तरह न्यूक्लियोफाइल जो है उस पे एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर बेस ने क्या किया? हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। तो बेस क्या करती है? बेस इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब कोई जब न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो वो आसानी से एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक कर सकता है। तो बेस क्या करती है? बेस इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, अब ये चूंकि इसका इस पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है, पहले उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया है। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। ठीक है, लेट से हमने हाइड्रोजन HNU को रिएक्ट करवाना है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो बेस का मतलब है OH नेगेटिव। तो इस बेस ने हमारे रिएजेंट में से हाइड्रोजन आयन को ले लिया और ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया इस NU के पास। तो NU के ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस बेस ने क्या किया? हमारा ये जो रिएजेंट था इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। तो अब ये आसानी से कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, अब एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में क्या होगा? लेट से हमारे पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O। अच्छा, एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब है हाइड्रोजन आयन एसिड की प्रेजेंस में होगा, यानी कि एसिड कैटेलिस्ट है। तो यहां पर यह होगा कि ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा।
तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कार्बन का चूंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां क्या हुआ, कार्बन पे पहले था पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे था पार्शियल नेगेटिव, लेकिन जब ऑक्सीजन ने ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन के साथ डेवलप कर लिया, तो अब कार्बन के ऊपर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसमें कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो अब कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी होगा वो भी इस पे आसानी से अटैक कर सकता है। तो एसिड क्या करता है, एसिड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, तो एसिड ने क्या किया, इलेक्ट्रोफिलिक जो कार्बोनाइल कार्बन था उसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा दिया। पहले उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, अब उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जब कंप्लीट पॉजिटिव आ गया तो अब कोई वीक न्यूक्लियोफाइल भी आसानी से उस पर अटैक कर सकेगा। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस था बेस कैटेलाइज और एसिड कैटेलाइज रिएक्शंस में। अभी हम इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो ये 10 मिनट्स की ब्रेक है, नमाज ब्रेक।
जी बच्चों, वेलकम बैक। नो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से हम एल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें तो हम एक एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना। तो एसाइल ग्रुप होता है आरसीओ। तो एक तरफ से आरसीओ आ रहा है और दूसरी तरफ जो है हमारे पास बेंजीन है। तो उसमें तो कभी भी जो है वो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। एल्डिहाइड के लिए एक एक तरफ हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। तो हमने बात की, ये जो बेस है ये न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर को इंक्रीज करती है, और ये जो एसिड है ये कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर को बढ़ाता है। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात एग्जांपल्स देखेंगे बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। बेस कैटलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला रिएक्शन है जी, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। हाइड्रोजन साइनाइड को हमने ऐड करना है। तो आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो। तो हम ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड HCHO। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। बेसिकली हाइड्रोजन साइनाइड जो है ना, ये डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता। हम क्या करते हैं, बेसिकली हम जो है ना सोडियम साइनाइड और HCl को जो है ना आपस में रिएक्ट करवाते हैं। सोडियम साइनाइड और HCl को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। हमारे पास मिक्सचर होता है किसका, सोडियम साइनाइड का और HCl का। तो इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास HCN बनता है। अब क्या होगा, इसका नेगेटिव पार्ट कौन है, CN नेगेटिव। तो CN नेगेटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये जो H है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह ये एडिशन हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के साथ लग गया H और कार्बन के साथ लग गया CN। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये होगा सायनोहाइड्रिन। चूंकि ये फॉर्मल्डिहाइड से बना है तो ये है फॉर्मल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें तो ये एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन हो जाएगा। जैसे कि हम ले लेते हैं एसिटल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड CH3CHO। इसमें हम ऐड कर रहे हैं HCN। तो एक के पास कार्बन के पास लगेगा CN और ऑक्सीजन के साथ लगेगा H, OH और CN और साथ HCH3। ये है जी एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन की कर दें हाइड्रोलिसिस, एसिटल्डिहाइड सायनोहाइड्रिन की अगर हम कर दें एसिड हाइड्रोलिसिस, या आपने याद रखना है जब भी हम नाइट्राइल ग्रुप की, जब भी हम सायनो ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो सायनो ग्रुप हमेशा चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। सायनो ग्रुप चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड, और साथ हमारे
अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम बाइसल्फेट बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसका सायनोहाइड्रिन एसिड हाइड्रोलिसिस पे लैक्टिक एसिड देता है? तो एसिटल्डिहाइड का सायनोहाइड्रिन एसिड हाइड्रोलिसिस पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड को हमने ऐड करना है। तो आप कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। लेट से हम एसीटोन ले लेते हैं। तो एसीटोन में हम ऐड करेंगे NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। तो इसमें SO3Na जो है ये नेगेटिव पार्ट है, ये अटैक करेगा कार्बन पे। तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा SO3Na और कार्बन के साथ ये दो मिथाइल ग्रुप हैं और ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा हाइड्रोजन। तो ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा? बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इस बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट की आप दोबारा से इसको आप हीट करके दोबारा से अपने एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसको दोबारा तोड़ सकते हो अपने एल्डिहाइड में। जैसे कि अगर हमारे पास एसिटल्डिहाइड बाइसल्फेट एडिशन प्रोडक्ट है तो इसमें अगर हम ऐड कर दें HCl तो ये दोबारा से अपनी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, CH3CHO और साथ बनेगा NaCl, साथ बनेगा वाटर और साथ बनेगा SO3। ठीक है, तो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट दोबारा से अपने रिस्पेक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाएगा जहां से वो बना था। इसके बाद अगला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सिर्फ वही एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, that possess alpha hydrogen, those aldehydes and ketones that possess alpha hydrogen, वो ये रिएक्शन शो करेंगे। अच्छा, कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिले और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो, या तो एलिमिनेट हो या एलिमिनेट ना हो, बस दो मॉलिक्यूल आपस में मिले तो कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो या एलिमिनेट ना हो। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं एथेनॉल के, एसिटल्डिहाइड के हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं CH3CHO। ये एक मॉलिक्यूल लिया है हमने एथेनॉल का और ये हम दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं एथेनॉल का। CH3 को हम ओपन करके लिख रहे हैं HCH2CHO। अब ये कार्बन अल्फा कार्बन है जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है, तो ये अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो चूंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अब ये दो मॉलिक्यूल है हमारे पास एथेनॉल के, होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल का ये अल्फा हाइड्रोजन ये दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा।
जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड पूरा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड कम कर लेगा कार्बन के साथ, ऑक्सीजन अपना ये एक बॉन्ड कम कर लेगा कार्बन के साथ, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा, ये आपस में मिलके एक दो मॉलिक्यूल ये आपस में मिल जाएंगे और एक एल्डोल बन जाएगी। तो इस ऑक्सीजन के पास आ गया हाइड्रोजन और इस CH ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बना लिया। तो अब ये वो कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका कॉमन नेम है एल्डोल। एल्डिहाइड के लिए एल्ड, अल्कोहल के लिए ओल। तो चूंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहते हैं एल्डोल। वैसे इसका आयुपैक नेम क्या होगा? तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप जो है उसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं है, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए हैं। अच्छा, एल्डिहाइड की प्रेफरेंस है तो ये फैमिली एल्डिहाइड कंसिडर की जाएगी 1 2 3 4। तो 3 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्साइड, तो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। थ्री पे लगा हुआ है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन वाली जो एल्डिहाइड है वो है ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अच्छा, इस 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है, अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, डाइल्यूट HCl, और इसको करें हीट, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। इस कार्बन से निकलेगा OH और इसके साथ वाली कार्बन से, यानी कि इस वाली कार्बन से निकलेगा H, ये बन जाएगा वाटर, और इन दोनों कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो इस कंपाउंड का नेम है क्रोटोनल्डिहाइड। तो क्रोटोनल्डिहाइड किस हाइड्रोक्सी ब्यूटानल से बनती है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल से क्रोटोनल्डिहाइड बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। अच्छा, अगर हम कीटोन की एग्जांपल देखें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, ये तो मैंने एल्डिहाइड की एग्जांपल दी है, अब अगर हम कीटोन की एग्जांपल लें तो CH3CO CH3, ये एक कीटोन है। अब हम कीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे HCH2COCH3। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3C इसका इस ऑक्सीजन के साथ आ गया हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ लगी हुई है CH3 और इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, और ये है। अब इस कंपाउंड में कीटोन ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है, इसलिए अब इसका कॉमन नेम है कीटोल। तो एक तो एल्डोल होती है और साथ एक कीटोल भी होती है, जिसमें कीटोनिक ग्रुप भी हो और अल्कोहलिक ग्रुप भी हो, उसको हम कीटोल कहते हैं। तो इसका आयुपैक नेम क्या होगा? नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से कार्बोनाइल ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4 5।
तो 4 पे लगा हुआ है मिथाइल और 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो कौन पहले आता है? H पहले आता है। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 2 पेंटानॉन। टू पेंटानॉन, यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन देना जरूरी है, क्योंकि पेंटानॉन में आपने बताना होता है कि वो किस पोजीशन पर है। तो ये भी हमारे पास बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास बेस कैटेलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कैनिजेरोस रिएक्शन। तो ये उल्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो कैनिजेरोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी, सिर्फ वो जो है कैनिजेरोस रिएक्शन शो करेंगे। नहीं, क्रोटोनल्डिहाइड तो एक खास कंपाउंड है। वो हमने कहां से बनाया था? जब हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल को जब हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाया था, तो फिर क्रोटोनल्डिहाइड बना था। तो हर केस में क्रोटोनल्डिहाइड थोड़ी बनेगा। जब आप 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल में डाइल्यूट HCl ऐड कर रहे हो, फिर क्रोटोनल्डिहाइड बनेगा। हाँ जी, तो कैनिजेरोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वो एक तो फॉर्मल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा हमारे पास बेंजल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जी, तो इसमें हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के, HCHO, और चूंकि ये बेस कैटेलाइज्ड हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में होगा। अब ये फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इसमें हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के और एक ले रहे हैं बेस का मॉलिक्यूल। तो अब इसमें चूंकि हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एल्डिहाइड की जब आप रिडक्शन करते हो तो क्या बनता है? अल्कोहल। तो एक तो हमारे पास एक कार्बन वाली अल्कोहल बनेगी CH3OH, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होगा और वो भी एक कार्बन वाला होगा, और वो बेसिकली एसिड का सॉल्ट होगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शंस जिसमें एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, उसको हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, एक और हमारे पास एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हुआ है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। ये वाली कार्बन अल्फा कार्बन है, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। तो एक तो इससे अल्कोहल बनेगी। कौन सी अल्कोहल बनेगी? बेंजाइल अल्कोहल। और एक इसमें एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा COONA, सोडियम बेंजोएट, और दूसरी बनेगी बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शंस। हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं ये भी
बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। तो ये हमने कल भी इसका जिक्र किया था, जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसमें हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं और साथ बनता है आयोडोफॉर्म, जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। तो कल मैंने चार चार क्लासेस बताई थी आपको जो आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करते हैं, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करते हैं। तो उसके लिए फिर आप लोगों से एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। कल मैंने आपको वो लिस्ट बताई थी कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हैं वो शो करते हैं। इनमें से कौन जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट को शो करता है, यानी कि पॉजिटिव शो करता है? 3 पेंटानॉन, एथेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल और एंड ऑल ऑफ दीज। जी, तो हमने कौन कौन से कंपाउंड्स देखे थे? प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल सारी, कीटोन्स में स्मॉल मीथाइल कीटोन्स, और एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटल्डिहाइड। बस आपने ये चार याद रखने हैं। इनके अलावा अगर कोई और है तो वो शो नहीं करेगा। इनके अलावा अगर कोई और है तो वो शो नहीं करेगा। तो 3 पेंटानॉन जो है इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। तो कम से कम एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये शो नहीं कर रहा। एथेनॉल जो है इसको हम एसिटल्डिहाइड को ही एथेनॉल कह रहे हैं, तो ये शो करेगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, तो ये भी शो नहीं करेगी। सो द राइट आंसर इज एथेनॉल। एथेनॉल जो है ये एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग will undergo nucleophilic addition reaction more easily? Aldehydes, दूसरा एल्डिहाइड एंड कीटोन इक्वली, एल्कीन, और डेल्टा है नाइदर एल्डिहाइड नॉर एल्कीन। जी 3 पेंटानॉल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। हाँ जी, आपने याद रखना है कि ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, इन दोनों में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है हमारे पास, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से। क्यों? दो रीजंस हैं। पहली रीजन ये है कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें एक तरफ लाजिम हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे पास कोई अल्काइल रेडिकल लगा हुआ है, जबकि कीटोन्स में हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। तो किस पे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना मुश्किल होगा? जहां बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं वहां न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो कीटोन्स के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा, और बड़े ग्रुप्स किस में लगे होंगे? कीटोन्स में, तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर सकेगा। लेकिन एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन लाजिम लगा होगा, तो यहां पर जो है सारे बल्की ग्रुप्स नहीं होंगे, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकेगा। दैट्स वाई एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है। अब चूंकि, और दूसरी रीजन क्या है, चूंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि जो मिथाइल ग्रुप होते हैं इनका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मिथाइल ग्रुप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मिथाइल ग्रुप क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यानी कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव है वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से। तो एल्डिहाइड के केस में हमारे पास एक ग्रुप लगा होगा अल्काइल रेडिकल, लेकिन कीटोन्स के केस में हमारे पास दो अल्काइल रेडिकल लगे हुए हैं। ये दोनों इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव करेक्टर कम हो जाएगा। तो अगेन इसकी रिएक्टिविटी कीटोन्स की कम हो जाएगी। ठीक है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी थी कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा है। दो रीजंस हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है
दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो भी कम है। सो द राइट आंसर इज अल्फा। कीटोन्स और एल्कीन्स का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जो मिलते जुलते कंपाउंड्स होते हैं हम उनको कंपेयर करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं। एल्कीन एक अलग फैमिली है, कीटोन्स एक अलग फैमिली है, दोनों का कंपैरिजन नहीं होता। ऑब्वियसली आपके पास जो एल्डिहाइड्स हैं वो उनमें बल्कि ग्रुप्स नहीं लगे हुए, तो उनमें रिपल्शंस कम होंगी। तो जिनमें रिपल्शंस कम होंगी वो जरा स्टेबल रहेंगे। नहीं, एल्कीन्स तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा। तो एल्कीन्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। जी जी, जब हमारे पास टू पेंटानॉन होगी तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप होगा हमारे पास, तो वो जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव शो करेगी। ठीक है, टू पेंटानॉन जो है उसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव शो करेगी। जी बच्चों, ये थे जी बेस कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके जो एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं उनको पढ़ेंगे और फिर अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। सिर्फ इसके एसिड कैटेलाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस रह गए हैं, उनकी हम एग्जांपल्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन से रिएजेंट्स जो हैं वो एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से रिएजेंट्स जो हैं वो कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से रिएजेंट्स दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और इनकी हम ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे और इनकी रिडक्शन भी करेंगे। इनके रिडक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इनकी ऑक्सीडेशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी, सिलेबस यही रहेगा इंशाल्लाह, पूरी उम्मीद है। नहीं, इसमें मैकेनिज्म नहीं करने, बस आपको ये पता होना चाहिए बेस क्या करती है और एसिड क्या करता है। ठीक है, मैं जो इसका टेबल है ना वो शेयर कर दूंगा। नहीं, इसके मैकेनिज्म नहीं करने। जी जी, ऐसा ही है। इंशाल्लाह सिलेबस जो है वो यही होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम एसिड कैटेलाइज्ड और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।